नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करूंगा जीव विज्ञान विषय पर। यह जीव विज्ञान विषय आईसीआर, जेट, पैट, बीएचयू, सीआर्ट्स इवन की नीट जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। साथ ही ये इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों सफलता का आधार भी माना जाता है। विद्यार्थियों, अब मैं बात करूंगा जीव विज्ञान के परिचय की अर्थात बायोलॉजी इंट्रोडक्शन की। तो विशेष रूप से ध्यान दें कि विद्यार्थियों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जरा देखें इसका शाब्दिक अर्थ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो विद्यार्थियों, हम बात करें कि बायोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिए गए शब्दों का मेल है। बायोलॉजी में आपको दो यहाँ पर टर्म दिखाई दे रही होगी, एक टर्म है बायो और दूसरी है लॉजी। ये दोनों टर्म ग्रीक भाषा के विशेष शब्दों से मिलकर बनी है। जो ग्रीक भाषा का शब्द बायो है, बायो की बात करें तो बायो बायोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? बायोस से। जबकि लॉजी ये ग्रीक भाषा के शब्द लॉजिया से लिया गया है। अब आप ध्यान दें कि बायो प्लस लॉजी, ये बायो प्लस लॉजी बायोस प्लस लॉजिया से मिलकर बना शब्द है। जिसमें बच्चों बायो की बात करें, बायोस का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। जबकि जो लॉजिया है, लॉजिया का अर्थ होता है स्टडी। तो अब आपको ध्यान रखना है, क्या कहना चाहता हूं आपको यहां पर एक बात पता चली कि स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? ध्यान दें कि लाइफ को हम लोग कहते हैं जीवन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? जीवन। और जीवन किस में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है, इसलिए मैं इसको सजीव भी लिख सकता हूं। स्टडी की बात करें तो स्टडी को हम लोग कहते हैं अध्ययन। तो आपको एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है क्या कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ध्यान दें बच्चों कि बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो है उसे कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या जीवन का अध्ययन। तो ध्यान दें क्या कहना चाहता हूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। तो अब अपन लोग इसके शाब्दिक अर्थ को एक परिभाषा के रूप में भी लिख लेते हैं। क्या? सजीवों के अध्ययन से संबंधित शाखा। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? सजीवों के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जीव विज्ञान। अब आपको यहां पर याद रखना है, संबंधित शाखा क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान या बायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। तो सजीवों के अध्ययन से संबंधित शाखा जीव विज्ञान है। तो बच्चों ध्यान दें, इस शाखा के लिए शब्द था बायोलॉजी। ये बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक की देन है? तो ध्यान देना, यहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द दिया, बायोलॉजी शब्द दिया। अब बच्चों ध्यान दें कि बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। टर्म द बायोलॉजी वाज गिवन बाय। अब आपको याद रखना है, इसे देने वाले दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और एक साथ में थे इनके ट्रेबिरेनस। कौन थे? लेमार्क, ट्रेबिरेनस। ये दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द कब दिया था? 1802 के अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि इस जीव विज्ञान पे सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो जो वैज्ञानिक किसी भी शाखा का सबसे पहले अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उस शाखा के जनक कहा जाता है या फादर कहते हैं। तो जीव विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी की सबसे पहली जो नींव थी वो किसके द्वारा रखी गई? तो उन्हें हम कहेंगे जनक। और जनक कौन है? अरस्तु। अर्थात बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक। और इसके जनक कौन कहलाते हैं? इसके जनक कहलाते हैं अरस्तु। कौन कहलाते हैं बेटा? अरस्तु कहलाते हैं। ये अरस्तु कौन थे? अरस्तु जिसे हम लोग एरिस्टॉटल कहते हैं, एरिस्टॉटल कहा जाता है। अरस्तु एक दार्शनिक थे, ये एक फिलोसोफर थे। इन्होंने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों के बारे में सबसे पहले कल्पना की थी। इन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। एक सजीव वो होते हैं जो कि हमारी नंगी आंखों से हम देख सकते हैं,
जिनका आकार बड़ा होता है, और इनमें भी दो प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। इनमें एक सजीव वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने जीवन क्रिया को संपन्न करते हैं। इसे कहते हैं बच्चों एनिमल्स या जंतु कहा जाता है। दूसरे सजीव वो होते हैं जो एक स्थान पर ही रहते हैं और एक स्थान पर रहते रहते अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करते हैं, अर्थात लोकलाइज्ड होते हैं। ऐसे सजीवों को पादप या प्लांट की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों एक ऐसे भी सजीव होते हैं जो हमारे चारों तरफ उपस्थित होते हैं, इस पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी नामक उपकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे सजीवों को सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अरस्तु ने इन सजीवों की कल्पना की और कल्पना के आधार पर इस जीव विज्ञान को मूल रूप से 3 शाखाओं में विभाजित किया, अर्थात द फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कितनी मानी गई हैं? 3। तो ध्यान रखें, अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की मूलभूत शाखाओं पे, फंडामेंटल ब्रांचेस पर बात करेंगे। तो ध्यान दें, जीव विज्ञान की मूलभूत शाखाएं कौन कौन सी होंगी? तो जीव विज्ञान की मूलभूत शाखाएं कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसमें बच्चों पहली जो शाखा होगी, फर्स्ट ब्रांच इसके अंदर आती है, उसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं इसको? बॉटनी। बॉटनी को बच्चों हम लोग कहते हैं, इसे कहेंगे हम लोग वनस्पति विज्ञान। वनस्पतिक विज्ञान। इसमें किस किस को शामिल करेंगे, इसके जनक कौन होंगे, इस पर हम लोग चर्चा विशेष रूप से डिटेल में करेंगे। जो दूसरे नंबर की शाखा होगी, इस शाखा को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। क्या कहेंगे इसको? जूलॉजी। और बच्चों इसे कहते हैं हम लोग प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, जिसमें हम लोग एनिमल्स को शामिल करेंगे, इसके जनक किसे कहा जाएगा? और तीसरे नंबर की जो मूलभूत शाखा मानी गई है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसे हम लोग बच्चों कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब ध्यान दें बच्चों कि हर शाखा की कोई ना कोई विशेषता है और हर शाखा से हमें कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटल ब्रांचेस में बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। अब हम एक एक शाखाओं को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहली शाखा आएगी बॉटनी। पहली शाखा कौन सी है बच्चों? बॉटनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पतिक विज्ञान। अब ध्यान दें बच्चों, ये जो बॉटनी है या वनस्पतिक विज्ञान है, इसमें किस किस को शामिल करते हैं? ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इनके वैज्ञानिक कौन कौन से होंगे, ध्यान दें। हम बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में ये एक ग्रीक शब्द, ध्यान रखना, ग्रीक भाषा के शब्द से बना शब्द है। ये शब्द क्या था? तो ये ध्यान रखेंगे, ये ग्रीक भाषा का जो शब्द था बोटेन। क्या था? बोटेन। बोटेन से लिया गया है। तो बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से लिया गया है। इस बोटेन से लिए गए शब्द का जो अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है घास फूस। क्या कहते हैं इसको बेटा? घास फूस कहते हैं। अर्थात ग्रीक में बोटेन को घास फूस या हम लोग कह सकते हैं चारागाह, चारागाह के नाम से भी जानते हैं। और आप सब जानते हैं बेटा, जो ग्रासलैंड है, चारागाह या घास फूस है, ये किससे संबंधित होता है? ये पादपों से संबंधित है। अब ध्यान दें आप लोग, क्या कहना चाहता हूं कि ऐसी शाखा, ये किसकी शाखा है बच्चों? बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें घास फूस, जिसमें चारागाह या जिसमें पादपों को शामिल किया जाता है, ऐसी शाखा को वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो देखो बच्चों क्या क्या बातें हुई हैं, उन बातों पर हम विशेष बात करेंगे। पादपों के अध्ययन से संबंधित शाखा, पादपों के अध्ययन से
संबंधित शाखा क्या कहलाती बच्चों? ये वाली कहलाती है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। तो ध्यान रखना कि ऐसी शाखा जिसमें पादपों के अध्ययन को शामिल किया जाता है वनस्पति विज्ञान के नाम से जानी जाती है। बच्चों, इस शाखा पे सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो ध्यान दें कि अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अरस्तु के एक बहुत फेमस शिष्य हुए थियोफेस्टस। अरस्तु के कहने पर थियोफेस्टस ने क्या किया? थियोफेस्टस ने पादपों पर अध्ययन करना आरंभ किया। इस पृथ्वी पर सबसे पहले पादपों पर अध्ययन थियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इसलिए इस बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। तो ध्यान रखें, बॉटनी के जनक या फिर मैं कह सकता हूं फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं बच्चों? इन्हें कहा जाता है थियोफेस्टस को, थियोफेस्टस को कहते हैं। तो याद रखना, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाएगा? फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस कहलाते हैं। बच्चों ध्यान दें कि थियोफेस्टस ने किया क्या? तो थियोफेस्टस ने पादपों पे अध्ययन करना आरंभ किया। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक को लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था द इंक्वायरी इनटू प्लांट। क्या लिखा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इंक्वायरी इनटू प्लांट। इन्होंने इस पुस्तक में 480 पादप, कितनी बात करें बच्चा? 480 पादप 480 प्लांट्स को शामिल किया और उनके वर्णन को विशेष रूप से दर्शाया। इस प्रकार आपको एक बात पता चली कि बॉटनी क्या है? बॉटनी ग्रीक भाषा के शब्द बॉटेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घास फूस या पादप, अर्थात पादपों के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहलाती है। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस कहलाते हैं। थियोफेस्टस के द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम लगभग 480 पादपों का वर्णन अंकित किया, उसे कहते थे इंक्वायरी इनटू प्लांट। इस प्रकार बच्चों ये जीव विज्ञान की पहली फंडामेंटल ब्रांच मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी मूलभूत शाखा होती है। दूसरी मूलभूत शाखा कौन सी है? जूलॉजी। अब बच्चों ध्यान दें, जूलॉजी को हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब विशेष रूप से ध्यान रखें कि जूलॉजी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, इसे किस वैज्ञानिक ने खोजा था, इसके जनक कौन है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, अब मैं बात कर रहा हूं जूलॉजी पर। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी भी ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आपको दो शब्द दिखाई देंगे, जू और लॉजी। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्दों से लिए गए हैं। जूलॉजी में जू ग्रीक भाषा के शब्द जून से लिया गया है। किससे लिया गया है? जून से। जबकि हम बात करें लॉजी शब्द है, ये लॉजी शब्द किससे लिया गया है? लॉजिया से लिया गया है। अब बच्चों ध्यान दें, इस जून की बात करें तो जून में आपको एक शब्द दिखाई देगा, क्या? जू। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जू। अब मैं बात करूं इस जू का मतलब क्या है। इस जू का मतलब आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि जू का अर्थ होता है चिड़ियाघर। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो चिड़ियाघर में जाने के पश्चात अर्थात जू में जाने के पश्चात क्या वहां पर केवल चिड़ियाओं को ही देखते हैं क्या? नहीं। आपने देखा होगा कि जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो चिड़ियाघर में हमको हाथी दिखाई देता है, जिसे एलिफेंट कहते हैं। हमें वहाँ पर क्या दिखाई देता है? हमें वहाँ पर क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ दिखाई देता है। हमें वहाँ पर पिजन दिखाई देता है। हमें वहाँ पर पैरट दिखाई देता है। हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्नेक्स दिखाई देते हैं, सांप इत्यादि दिखाई देते हैं। हमें वहाँ पर क्या होता है? हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैरायटी के जीव जंतु दिखाई देते हैं। अब आपने देखा कि वहाँ पर हमको चिड़िया दिखाई दे रही है, हमको मोर दिखाई दे रहा है, हमको सांप दिखाई देता है, हमको हाथी दिखाई देता है, हमको टाइगर दिखाई देता है। तो ये इनका मतलब क्या है? ये वो सजीव हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो जो मैंने अभी आपसे लिखा कि ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है जून, जून में आपको दिखाई दे रहा है जू।
जू का मतलब क्या होता है? जू का अर्थ होता है गतिशील या मोशन वाले, मूवमेंट करने वाले। तो ध्यान रखें यहां पर जो है ये जो मूवमेंट करने वाले जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो सारे किस श्रेणी में रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं एनिमल्स में। किस में रखते हैं? एनिमल्स में। आपको ध्यान देख रहा है कि जून का शाब्दिक अर्थ क्या है? एनिमल्स। और लोजिया के बारे में आपको पहले ही पता है, क्या इसका मतलब होता है? स्टडी। क्या कहते हैं बच्चों? स्टडी। अब आपने देखा कि एनिमल्स को हम लोग कहते हैं क्या? प्राणी। क्या कहेंगे बच्चों इसको? प्राणी। और स्टडी को हम लोग कहते हैं अध्ययन। तो अब आपके सामने स्पष्ट बात हो चुकी है क्या कि जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द जून तथा लोजिया से मिलकर बना है। जून्स का शाब्दिक अर्थ होता है एनिमल्स, जबकि लोजिया का मीन्स होता है स्टडी, या फिर मैं ऐसे कहूं स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, या फिर प्राणियों का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। तो बच्चों इसके बारे में जो भी छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दे देता हूँ। तो ध्यान रखें कि प्राणियों के अध्ययन से संबंधित शाखा, क्या कह रहा हूं? प्राणियों के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाएगी? अध्ययन से संबंधित शाखा। ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है जूलॉजी। स्पष्ट रूप से आपके बात क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरी बात करें कि इस जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी पर सबसे पहले अध्ययन किसने आरंभ किया था? तो जूलॉजी पर सबसे पहले अध्ययन दार्शनिक अरस्तु के द्वारा आरंभ किया गया, इसलिए अरस्तु को इस जूलॉजी के जनक कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? ये कहलाते हैं जूलॉजी के जनक अरस्तु। कौन कहलाएंगे बेटा? अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं इनको कहते हैं एरिस्टॉटल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों तीसरी जो फंडामेंटल ब्रांच थी, तीसरी फंडामेंटल ब्रांच क्या थी? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम लोग कहते थे सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रोबायोलॉजी पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया, अर्थात इसके जनक किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी में देखो, माइक्रोबायोलॉजी, इस माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, माइक्रो और दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म, जिन्हें हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी नामक उपकरण अर्थात माइक्रोस्कोप नाम के एपरेटस का उपयोग किया जाता हो, उसे कहते हैं अति सूक्ष्म या माइक्रो। और बायोलॉजी का मीन्स क्या है? सजीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बात करें माइक्रो जो है इसका मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म। क्या कहते हैं इसको बच्चों? सूक्ष्म। और जबकि बायोलॉजी का मतलब क्या है? इसका अर्थ है सजीवों का अध्ययन। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे सजीवों का अध्ययन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या आया है? इसका शाब्दिक अर्थ आपके सामने स्पष्ट हुआ कि अत्यंत सूक्ष्म सजीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, इस शाखा को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, अति सूक्ष्म सजीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप से जिस जीव को देख रहे हैं उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक या फिर सूक्ष्मदर्शिक जीव भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखें कि सूक्ष्मदर्शिक, क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा? सूक्ष्मदर्शिक सजीवों के अध्ययन से संबंधित शाखा, सजीवों के अध्ययन से संबंधित शाखा, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर बात हो गई? तो अब आपके सामने स्पष्ट बात, इसको भी याद रखनी है। अब रही बात बच्चों, इस पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी पर अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले ध्यान रखें 1672 में,
1672 में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, किसने? ल्यूवेनहॉक, जिसे कहते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा निर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें कुछ नहीं था, एक लेंस था और एक हैंडल लगा हुआ था, अर्थात हैंड लेंस के द्वारा इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका को देखने की कोशिश की, अर्थात छोटी कोशिका को देखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी विज्ञान के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक, इनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये कहलाते हैं ल्यूवेनहॉक। क्या कहलाएंगे? ल्यूवेनहॉक कहलाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे जो चर्चा की है, मैंने आपसे चर्चा की है कि जीव विज्ञान क्या है, कौन सी भाषा से लिया गया है, इसमें कितनी मूलभूत शाखाएं शामिल की गई हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी आपसे बात की, उसमें सभी बातों को मैं फटाफट आपके सामने शेयर कर लेता हूं, ताकि आप आसानी पूर्वक इसे समझ सकें। तो जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके परिचय में बायोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द बायोस तथा लोजिया से लिया गया है। बायोस का शाब्दिक अर्थ होता है लाइफ, जबकि लोजिया का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन या सजीवों के अध्ययन से संबंधित शाखा बायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। बायोलॉजी शब्द की बात करें तो बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सन 1802 के अंदर प्रस्तुत किया। इस पृथ्वी पर सबसे पहले इस शाखा पर अध्ययन किसने किया? अरस्तु नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इसलिए अरस्तु को इस जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान की बात करें तो अरस्तु ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सजीवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, इसलिए जीव विज्ञान को 3 मूलभूत शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा कहलाती बॉटनी, दूसरी कहलाती जूलॉजी, फिर कहलाती माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। फिर हमने बात की बच्चों कि जो इसके अंदर पहली शाखा है हमारे पास कौन सी? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान कौन सी भाषा से मिलकर बना शब्द है? तो बॉटनी ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घास फूस, चारागाह या पादप, अर्थात विज्ञान में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। सबसे पहले इस ब्रांच पर कार्य थियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया तथा इन्होंने अपनी पुस्तक द इंक्वायरी इनटू प्लांट में 480 पादपों का वर्णन किया। इस कारण से थियोफेस्टस को द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बच्चों हमने बात की दूसरी शाखा थी जूलॉजी। जूलॉजी की बात करें जिसे कहते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में अगर बात करें तो जूलॉजी भी ग्रीक भाषा के शब्द जून तथा लोजिया से मिलकर बना है। जून्स का अर्थ होता है एनिमल्स और लोजिया का मीन्स है स्टडी, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के अध्ययन को शामिल किया जाता है, एनिमल्स की स्टडी की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। बच्चों इसकी तीसरी जो फंडामेंटल ब्रांच थी, तीसरी फंडामेंटल ब्रांच कहलाती माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो शब्द अत्यंत सूक्ष्म, जबकि बायोलॉजी सजीवों के अध्ययन को दर्शाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म सजीवों को शामिल किया जाता हो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और माइक्रोबायोलॉजी पर सबसे पहले अध्ययन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। विद्यार्थियों इस प्रकार ये हमारी जीव विज्ञान का सामान्य परिचय हुआ। जीव विज्ञान के परिचय में पाई जाने वाली मूलभूत शाखाएं, फंडामेंटल ब्रांच के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दी है। इसके साथ में विद्यार्थियों इन मूलभूत शाखाओं के साथ साथ कुछ उप शाखाएं भी जीव विज्ञान में शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी शाखाएं हमको ध्यान रखनी है जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी? चलें हम चलते हैं सम इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे पास बच्चों
सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पे चलेंगे, जो बायोलॉजी के अंदर हमको शामिल की जाने वाली ब्रांचें हमारे पेपर से संबंधित होती है। इन ब्रांचों में बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचें हमें याद रखनी है। पहला बच्चों एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो किसी भी सजीव के शरीर का आंतरिक रूप से अध्ययन, अर्थात आंतरांग का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। तो ध्यान दें कि शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन, आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह कहलाता है एनाटॉमी, अध्ययन। तो आपको एक बात समझ में आ गई क्या, कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बच्चों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, तो ध्यान दें कि पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से याद रखेंगे। तो ध्यान रखें कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगली बात, नेक्स्ट बात देखें एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो ध्यान दें बच्चों, हमारे शरीर में नलिकाओं का एक जाल है। नलिकाओं के जाल में जो परिसंचित होने वाला तरल होता है जिसे कहते हैं रक्त, वो लगातार बहता रहता है। इसका मतलब हमारे शरीर में जो ये जाल है जिसमें हमारा ये पूरा रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब ये कि इन नलिकाओं की बात करें, इन नलिकाओं को कहते हैं शिरा और धमनियां, आर्टियोल्स और वेन्स कहते हैं। शिरा और धमनी के साथ परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें कि शिरा व धमनी, दोनों की बात कर रहा हूं, शिरा व धमनी सहित परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, यह कहलाता है बच्चों एंजियोलॉजी। क्लियर है। तो ध्यान दें कि शिरा और धमनियों सहित परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी क्या होता है, तो ध्यान दें कि फसलों का अध्ययन, जो धान्य फसलें होती हैं, फसलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाता है एग्रोनॉमी। ध्यान रखें, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी नामक शाखा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्टडी ऑफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी। नेक्स्ट देखें एग्रेस्ट्रोलॉजी। एग्रेस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो घासें होती हैं, ग्रास जिसको बोलते हैं, घासों के अध्ययन को जीव विज्ञान की जिस शाखा में शामिल किया जाता है उसे कहते हैं एग्रेस्ट्रोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ ग्रास या घासों का अध्ययन। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, यह कहलाता है एग्रेस्ट्रोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में विशेष रूप से अपन को ध्यान देके चलना है। फिर कह रहा है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है बेटा, तो ध्यान दें कि मधुमक्खी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, हनी बी, मधुमक्खी को पालने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा बेटा, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं हम लोग। कौन कौन सी ब्रांचें अपन को याद रखनी है, तो नेक्स्ट ब्रांच आएगी आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी किसे कहते हैं, हमारे शरीर को भीतर से खड़ा करने का कार्य एक विशेष प्रकार के तंत्र के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं बेटा, स्केलेटन सिस्टम। ये स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर के ढांचा को बनाए रखता है, और हमारे इस ढांचा में सबसे बड़ी भूमिका बोन्स या अस्थियों की होती है, हड्डियों की। और आपको पता है कि हड्डियां हड्डियों के साथ में आपस में जुड़ी होती है, इनके बीच में जॉइंट्स होता है। आप देख सकते हैं कि मैं मेरे इस बाजू की बात करूं, ये ऊपर से भी हिल रही है, ये हमारी कोहनी से भी हिल रही है, ये हमारे इस कलाई से भी हिल रही है, ये हमारी हथेलियों में उंगलियां भी हिल रही हैं, और उंगलियों में भी ये थोड़ी थोड़ी हिल रही है। अर्थात प्रत्येक अस्थि आपस में किसी अन्य अस्थि अर्थात बोन के साथ जुड़ी है।
तो यहां पर क्या है, एक ज्वाइंट है, जोड़ है, यहां पर भी क्या है, जोड़ है, यहां पर भी क्या है, जोड़ है। इन जोड़ों के अध्ययन को विज्ञान की जिस शाखा में शामिल किया जाता है उसे कहते हैं बच्चों ऑर्थ्रोलॉजी। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जोड़ों का अध्ययन, क्या कहते हैं बेटा, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्थ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगली बात फिर कह रहे हैं एक्रोलॉजी। एक्रोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी जो भी ICAR जेट इत्यादि में जाना चाहते हैं उनके लिए यहां से प्रश्न पूछ सकता है। हमने बात की कुछ पालतू जीव होते हैं, पालतू जीव पर छोटे छोटे टिक्स और माइट लग जाते हैं अर्थात चीचड़े जैसे चिपक जाते हैं और जो उनका खून चूसते हैं, उन्हीं छोटे छोटे जीवों के अध्ययन को एक शाखा में शामिल किया जाता है, उसे कहते हैं एक्रोलॉजी। क्या कहते हैं, अब ध्यान दें कि यहां पर हम बात करेंगे टिक्स और माइट्स का। किसकी बात कर रहे हैं, टिक्स व माइट्स का अध्ययन। टिक्स और माइट्स का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाता है एक्रोलॉजी। अगली बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बहुत ही फेमस ब्रांच है, यहां से हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द था बच्चों, कार्ल इरेकी ने 1919 में दिया। इन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान दें कि सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव बच्चों कौन से हैं, जीवाणु होता है। सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, कवक होती है, फंगस। इन सूक्ष्म जीवों को मानव की देखरेख में अर्थात जो ह्यूमन बींग्स है इसकी ना क्या है कि एक विशेष ना देखरेख में रखकर प्रयोगशाला में इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा विशेष लाभदायक पदार्थों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जरा समझने कहने क्या चाह रहा हूं कि सूक्ष्म जीव को प्रयोगशाला में हमने संवर्धित किया, संवर्धित करके उससे ऐसे पदार्थ प्राप्त किए जो मानव के लिए बहुत ही लाभकारी हों, हितकारी हों। ऐसे पदार्थों की प्राप्ति क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवियों को, इसकी परिभाषा है बच्चों, सूक्ष्म जीवियों को प्रयोगशाला में संवर्धित कर, प्रयोगशाला में संवर्धित कर मानव कल्याण हेतु आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति, क्या कहलाता है, यह कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर बात हो चुकी है। तो सूक्ष्म जीवियों को प्रयोगशाला में संवर्धित कर मानव कल्याण के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति करने की क्रिया बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगला बेटा है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में आपको दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्लियर बात हो चुकी है, मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी शाखाएं हैं, लेकिन इन शाखाओं से हमें सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर कह रहा है बेटा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो विशेष रूप से ध्यान दें, साइटोलॉजी कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ध्यान दें, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। किसकी बात करें बेटा, इसके फंक्शन की बात करें, कार्यों का अध्ययन, ये कहलाता है क्या, ये कहलाएगा साइटोलॉजी। क्लियर। फिर है बेटा क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी ये किससे संबंधित है, क्रेनियम से। और क्रेनियम क्या होता है हमारा, ये कपाल होता है। क्या होता है बच्चों, कपाल, इसे कहते हैं क्रेनियम। अब जरा ध्यान दें कि क्रेनियोलॉजी में किसकी बात कर रहे हैं, कपाल। और कपाल किसका भाग होता है, कपाल हमारी खोपड़ी या स्कल का भाग होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाएगा, क्रेनियोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन
स्टडी ऑफ स्कल क्रेनियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगली बात, फिर कह रहा है बेटा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की बात करें तो आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, किसी व्यक्ति को क्या होता है कि हाइपरटेंशन अर्थात ना क्या है कि बीपी की प्रॉब्लम चलती है, हृदय से संबंधित रोग हो रहा है, तो हम उसे सलाह क्या देते हैं कि यार आप फलाने फलाने शहर के उस फलाने डॉक्टर के पास चले जाएं, बहुत अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है। सुना होगा आपने कार्डियोलॉजिस्ट। और जब हम उसके वहाँ पर जाते हैं, क्लिनिक पे पहुँचते हैं, तो वहाँ लिखा होता है क्या कि डॉक्टर अमित कुमार शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट। अब वहाँ ध्यान रखें, अगर हिंदी में लिखा होता है तो डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और हृदय रोग विशेषज्ञ लिखा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। क्यों? क्योंकि कार्डियो किसको बताता है, हृदय को दर्शाता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ध्यान रखें, हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले शाखा पे चलते हैं। गिनकर पादप की आयु का निर्धारण करना। पादप की आयु का निर्धारण क्या कहलाता है, यह कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि पादप की आयु का निर्धारण करने के लिए एनुअल रिंग को काउंटिंग करते हैं और उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में बच्चों एक शब्द आ रहा है डर्मिस, और डर्मिस आता है त्वचा। इस त्वचा के अध्ययन की बात करें तो त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो त्वचा का अध्ययन स्टडी ऑफ स्किन ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, फिर आ रहा बच्चों इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो ध्यान दें, यह है वायुमंडल जिसे कहते हैं वातावरण, समझने की कोशिश करें। यह है भूसंपर्क सतह। इस भूसंपर्क सतह पर छोटे छोटे बहुत सारे सजीव दिखाई देते हैं। एक सजीव दिख रहा है, इधर हम बात करें ये भी एक सजीव है, इसी प्रकार से कई प्रकार के सजीव होंगे। ये वातावरण इस सजीव को प्रभावित करता है। कैसे करता है, तेज हवा के कारण, गर्मी के कारण, बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण ये वातावरण इस सजीव को प्रभावित कर रहा है, अर्थात वातावरण के द्वारा सजीव को प्रभावित किया जाता है। लेकिन क्या सजीव भी वातावरण को प्रभावित करता है क्या, बिल्कुल करता है। देखो आप कारखाने लगा देता है जिससे क्या धुआं ही धुआं हो जाता है, वातावरण प्रभावित होता है। गंदा पानी तालाबों में छोड़ देता है, अर्थात ना क्या है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं वो तालाबों में नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है वातावरण प्रभावित होता है। कहना क्या चाह रहा हूं कि वातावरण इस सजीव को और सजीव वातावरण को प्रभावित कर रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है जिसे कहते हैं अन्योन्य क्रिया। तो वातावरण और सजीव के मध्य चलने वाली अन्योन्य क्रिया के अध्ययन की बात करें कि सब विज्ञान की किस शाखा में इसको शामिल किया जाता है, उसे कहते हैं बच्चों इकोलॉजी। तो जो इसकी परिभाषा है आपके समझ में आ चुकी होगी। क्या कहना चाहता हूं कि वातावरण व सजीव के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, अन्योन्य जिसे कहते हैं इंटरेक्शन क्रिया का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाता है इकोलॉजी, या इसे कहते हैं बेटा पारिस्थितिकी। क्लियर बात हो चुकी है। फिर कह रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, तो ध्यान दें कि जन्म से पहले तक का, अर्थात मां के गर्भ तक की बात करें कि मां के गर्भ में भ्रूण का जो भी परिवर्धन होता है, जन्म से पहले तक की बात है, तो जन्म से पहले तक के परिवर्तन को सम्मिलित रूप से एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ध्यान दें, जन्म से पूर्व तक परिवर्धन का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। अर्थात मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, स्टडी बिफोर बर्थ क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी। फिर कहता है बेटा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है यहां से,
कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? कीटों का अध्ययन अर्थात स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर बच्चों अगली जो शाखा आती है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमों में एक शब्द आ रहा है एंजाइम, और एंजाइम किसको बताता है? एंजाइम जो प्रोटीन से निर्मित होने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो कि जैव रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो एंजाइमोलॉजी का मतलब क्या है? एंजाइमों का अध्ययन। एंजाइमों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंजाइमोलॉजी। क्लियर? अगली बात करें नेक्स्ट शाखा पे, एंडोक्राइनोलॉजी। बच्चों आपने ग्रंथियां सुनी होंगी जिसे हम लोग कहते हैं ग्लैंड्स। ग्रंथियां कोशिकाओं का वो समूह है जिनके द्वारा विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। अब ग्रंथियों भी आपने सुनी होंगी दो प्रकार की, एक अंतःस्रावी जो कि नलिका नहीं रखती, नलिका विहीन होती है और अपने स्राव को कहाँ डाल देती हैं? रक्त में डाल देती हैं। ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और इनके द्वारा जो रसायन स्रावित किया जाता है उसे कहते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन एक पर्टिकुलर टारगेट कोशिका को या टारगेट अंग को क्या करता है? उस पर क्रियाशीलता दर्शाता है। इसका मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन की क्रियाशीलता का अगर शामिल रूप से हम स्टडी करें तो उसे किसमें शामिल करेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी में। तो ध्यान रखें, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि व उनसे स्रावित हार्मोन, उनसे स्रावित हार्मोन की क्रियाशीलता का अध्ययन, हार्मोनों की क्रियाशीलता का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। स्पष्ट रूप से आपको ये ध्यान आना चाहिए, पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी किससे संबंधित बेटा? व्यवहार से संबंधित होता है, बिहेवियर से संबंधित होता है। किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, किसी का स्वभाव बहुत ही मधुर है, कोई बहुत ही ना क्या है कि अच्छे स्वभाव का है। जो स्वभावों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहार। तो व्यवहार का अध्ययन क्या कहना बेटा? व्यवहार का अध्ययन यह कहलाता है ईथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है बेटा? ध्यान दें कि इटियोलॉजी की बात करें, जो रोग है, रोगों के उपचार की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखें कि रोग उपचार का अध्ययन, रोग उपचार का अध्ययन इटियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें बेटा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स की बात करें तो यहां ध्यान रखें कि वंशागति के नियमों को ध्यान में रखते हुए मानव जाति के उत्थान की बात करें तो उसे कहते हैं यूजेनिक्स। तो क्या कह रहे हैं? ध्यान दें कि वंशागति के नियम के आधार पर, नियम के आधार पर मानव सुधार, मानव जाति में सुधार का अध्ययन, सुधार का अध्ययन क्या कहलाएगा? यह कहलाता है यूजेनिक्स। क्लियर बात हो गई कि वंशागति के नियम के आधार पर मानव जाति में सुधार का अध्ययन यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों कह रहा है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स क्या है? कि प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी उपयोगी कार्बनिक पदार्थ होता है, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में परिवर्तन करें अर्थात एंजाइमेटिकली है ना क्या कि चेंजेस करें, अगर फिर भी मानव जाति में सुधार संभव हो तो इसे कहते हैं यूफेनिक्स। तो क्या कहना चाहता हूं कि प्रोटीनों के आदान प्रदान, प्रोटीनों के आदान प्रदान के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर मानव जाति के, मानव जाति में
सुधार का अध्ययन, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, बार बार पूछ लिया जाता है। मानव जाति में सुधार का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये कहलाता है बेटा यूफेनिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यूथेनिक्स। अब यूथेनिक्स की बात करें तो पालन पोषण, किसी को न्यूट्रिशन देकर अगर मानव जाति के परिवर्तन किया जाए, मानव जाति के सुधार की बात की जाए तो इसे कह सकते हैं, ध्यान दें कि पालन पोषण के आधार पर, पालन पोषण के आधार पर मानव जाति में सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है यूथेनिक्स। तो ये बच्चों 3 नाम आपको एक कॉमन से नाम दिखाई दे रहे हैं, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसकी दृष्टिकोण से? BHU, ICR और नीट जैसे एग्जाम की दृष्टि से अक्सर यहां से पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर बच्चों कह रहा है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वो शाखा, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं को अध्ययन किया जाता हो। वंशागति समझते बच्चों? वंशागति मतलब होता है वेरिएशन, और विभिन्नता क्या होती है? वो वंशागति को होता है हेरिडिटी, और विभिन्नता किसे कहते हैं? वेरिएशन। जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को शामिल किया जाता हो, जेनेटिक्स कहलाती है। ध्यान दें कि वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन, विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये बातें बच्चों किसकी हुई? ये जेनेटिक्स की बात हुई है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दें, जीरेंटोलॉजी मतलब जीर्णता, बुढ़ापे की बात करें तो जीर्णता या बुढ़ापे का अध्ययन, जिसे कहते हैं एजिन। तो बुढ़ापे या जीर्णता या एजिन के अध्ययन की बात करें तो उसे कहते हैं जीरेंटोलॉजी। फिर बच्चों आ रहा है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि रक्त का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हो गई? ये भी अपन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर बच्चों आ रहा है हिस्टोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं का समूह, अ ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है, और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिख रहा हूं, उत्तकों का अध्ययन या स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हिस्टोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला कह रहा है हिपेटोलॉजी। जो लीवर होता है बेटा, यकृत, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। फिर कहता है बेटा हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी में देखो हेलमिन्थीज, हेलमिन्थीज क्या होते हैं? कृमि, जिसे कहते हैं सूत्रकृमि। सूत्रकृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी। सूत्रकृमियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ निमेटोड्स, सूत्रकृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेलमिन्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कह रहा है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर की एक शाखा है जिसमें फल वाले वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो फल वाले वृक्ष कौन से? जैसे सेब है, अनार है, केला है, पपीता है। तो ध्यान रखें, फल वाले वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगली बात करें इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं बेटा? ध्यान दें, अभी कोरोना का जो ये काल चल रहा है, महामारी के इस काल में हम बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा हम एक विशेष प्रकार के अखबारों में हम लोग कई प्रकार से न के नाम सुनते हैं क्या? कि आज वर्तमान में व्यक्ति को अपने इम्यून सिस्टम
प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करना है, मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ध्यान रखें कि प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें बेटा नेक्स्ट ब्रांच पर। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, कैरियोलॉजी। बच्चों कैरियोलॉजी का मतलब होता है केंद्रक का अध्ययन। किसका अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है बेटा माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी तो होता है क्या, बायोलॉजी के बारे में तो आपने सुना, सजीवों का अध्ययन, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म। तो ध्यान रखें कि सूक्ष्म सजीवों का अध्ययन, सूक्ष्म सजीवों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फिर बेटा है मायोलॉजी। मायोलॉजी किसे कहते हैं, जो पेशियां होती है ना, पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है, ये मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इस मायोलॉजी की जगह बच्चों एक शब्द और आता है स्टडी ऑफ मसल्स में, सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी। तो ध्यान रखें आप लोग कि अगर मायोलॉजी आए तो भी स्टडी ऑफ मसल्स है, और सार्कोलॉजी आता है तो भी स्टडी ऑफ मसल्स कहलाता है। फिर कह रहा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, बाहरी रंग रूप, बाहरी ढांचे का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो बाह्य आकारकी का अध्ययन, बाह्य आकारकी का अध्ययन, आकारकी का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाता है मॉर्फोलॉजी। यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, और यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर बेटा कहता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, जो फंगस होती है, स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बच्चों अगली शाखा है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब आप लोग के सामने बात स्पष्ट हो गई क्या, कि न्यूरोलॉजी की बात करें तो याद रखेंगे इंक्लूडिंग ब्रेन, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। फिर आ रहा बेटा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में एक शब्द आपको छुपा दिखाई दे रहा है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, किडनी की होती है, वृक्क की होती है। इसलिए वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ किडनी, वृक्कों का अध्ययन, यह कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्लियर बात है ना बच्चों। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर मैं अल्फाबेटिकली हर ब्रांच को यहां पे लेके चल रहा हूं। पहले ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से चलते चलते हर छोटी छोटी ब्रांच को ध्यान रखना है। यहां से अक्सर अपन को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीज़ों को अपन को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास अगली ब्रांच आएगी ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी की बात करें बेटा, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन। अस्थियों की बात करें तो इसे कहते हैं बोन्स का अध्ययन। तो आप याद रखें अस्थियों के अध्ययन या स्टडी ऑफ बोन को ओस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है बेटा ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी का मतलब क्या है, जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, या फिर मैं कहता हूं दंत का अध्ययन। दंत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखें ऑलेरी कल्चर, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स ऑलेरी कल्चर कहलाती है। तो ध्यान रखें सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है बेटा पेडोलॉजी। जो मृदा है, सॉइल है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा अध्ययन की क्रिया पेडोलॉजी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी।
जो रोग होते हैं बेटा, रोग अध्ययन की क्रिया क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। तो ध्यान रखें, रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी कहलाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर अपन को कुछ जांचें लिखता है तो हम कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजिकल लैब में, जहां पर रोग के अध्ययन से संबंधित जांच की जाती है, इसलिए पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी बेटा फलों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाएगा? फलों का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर बात करते हैं बेटा फिजियोलॉजी, जिसे कहते हैं कार्यकी। शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। तो ध्यान रखें कि उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन, उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी, क्रियाओं का अध्ययन। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच है बेटा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? शैवालों का अध्ययन। क्या कहलाएगा बेटा? शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अब विशेष रूप से ध्यान दें कि हमने बात की कि स्टडी ऑफ एल्गी अर्थात शैवाल का अध्ययन, और शैवाल के लिए यहां फाइकोलॉजी की जगह पर कई बार क्या आता है? एल्गोलॉजी भी आता है। क्या आता है? एल्गोलॉजी भी कई बार पेपर में प्रश्न के रूप में दे देता है कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। फिर कहता है बेटा फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है? तो आप लोगों ने पादप तो सुने होंगे, तो कुछ पादप कैसे होते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पे देखें, आर्थिक महत्व के आधार पे कुछ पादप रेशे देने वाले होते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट होते हैं। कुछ पादप तेल देने वाले होते हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट होते हैं। कुछ पादप औषधि भी देते हैं, जिन्हें कहते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो औषधीय पादपों के अध्ययन की क्रिया क्या कहलाती है? फार्मेकोलॉजी कहलाती है। तो ध्यान दें, औषधीय पादपों के अध्ययन को, औषधीय पादपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या कहलाएगा? ये कहलाता है फार्मेकोलॉजी। अगली ब्रांच देखिए बेटा स्पर्मोलॉजी। जो फल में बीज बनते हैं, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर बच्चों कह रहा है सेरीकल्चर, यह भी इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर का मतलब क्या है? कि रेशम कीट जिस प्रकार से हम पालते हैं रेशम की प्राप्ति के लिए, उसके पालने की क्रिया सेरीकल्चर कहलाती है। तो ध्यान रखें कि रेशम कीट पालन, रेशम कीट सिल्क प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या बेटा? इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ध्यान दें कि जो सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं और एक सजीव का दूसरे सजीव के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो इसे क्या कह रहे हैं? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? कि सजीवों का वर्गीकरण, क्या कहा बच्चों? क्लासिफिकेशन, सजीवों का वर्गीकरण व उसका अन्य सजीव के साथ, उसका अन्य सजीव के साथ, सजीव के साथ उद्विकासीय अध्ययन, उद्विकासीय अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है टैक्सोनॉमी कहलाएगा। फिर कह रहा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की बात करें तो वायरोलॉजी में एक शब्द छुपा दिखाई दे रहा, वायरस, अर्थात वायरस कह दूं या विषाणु कह दूं, विषाणु का अध्ययन। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्रस्त है। तो कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्रस्त है, तो उस वायरस के
तोड़ निकालने के लिए, उस वायरस को हराने के लिए वायरोलॉजी नामक एक विशेष प्रकार की जो लैब हैं, उन वायरोलॉजी लैब में क्या किया जा रहा है, विशेष प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जीव विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं की बात हुई है। मैंने अभी तक आपको जिन शाखाओं पर विशेष चर्चा की है, उन शाखाओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी शाखाएं थी। अब आपको इनको शाखाओं को फटाफट एक बार अपन लोग रिवाइज करेंगे। एनाटॉमी, इंटरनली किसी भी भाग का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी। फ्लावर्स की स्टडी क्या कहलाती है, एंथोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्रॉप्स की स्टडी क्या कहलाती है, एग्रोनॉमी। ग्रासेस की स्टडी क्या कहलाएगी, एग्रेस्टोलॉजी। फिर हम बात करते हैं कि हनी बी कल्चर क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। इसके बाद बच्चों हमने जो बात की, इसके बाद हमारी बात हुई है कि जोड़ों का अध्ययन अर्थात जॉइंट्स की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्थ्रोलॉजी। टिक्स एंड माइट्स की स्टडी क्या कहलाती है, एक्रोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विशेष प्रकार के ह्यूमन के लिए एक लाभदायक पदार्थों की प्राप्ति क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया का स्टडी क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी। सेल की स्टडी एंड फंक्शनल की बात करें तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी। स्कल की बात करें, स्कल स्टडी क्या कहलाती है, क्रेनियोलॉजी। हार्ट स्टडी क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी आपसे कि जो पॉपुलेशन का अध्ययन है वो कहलाता है डेमोग्राफी। एनुअल रिंग को गिनकर पादप की आयु को काउंट करना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमने बात की इंटरेक्शन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कहलाता है इकोलॉजी। फिर हम बात करते हैं कि जन्म से पहले तक का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी। कीट विज्ञान अर्थात कीटों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी। एंजाइम का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद बच्चों हमने बात की है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे स्रावित होने वाले हार्मोनों को अध्ययन किसमें करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। व्यवहार या बिहेव का अध्ययन किसमें करते हैं, इथोलॉजी में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रोग का उपचार का अध्ययन किसमें करते हैं, इटियोलॉजी में। वंशागति के नियम के आधार पर मानव जाति का सुधार, यूजेनिक्स। प्रोटीन के आदान प्रदान से मानव जाति का सुधार, यूफेनिक्स। और पालन पोषण के आधार पर मानव जाति का सुधार, यूथेनिक्स के नाम से जाना जाता है। वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन जिसमें शामिल करते हैं उसे जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों अगली बात करें तो जीर्णता, एजिंग की स्टडी, बुढ़ापे का अध्ययन, जीरेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी। और निमेटोड्स की स्टडी क्या कहलाती है, हेलमिंथोलॉजी कहलाती है। फल वाले वृक्षों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर। एंड इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यून सिस्टम की स्टडी क्या कराएगी, इम्यूनोलॉजी में शामिल की जाएगी। इसके बाद बच्चों हमने बात की, हमारी और शाखाएं थी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। आउटर स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाएगी, माइकोलॉजी। ब्रेन इंक्लूड करके नर्वस सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नेफ्रोलॉजी। और बच्चों इसके बाद जो रिमेनिंग जो शाखाएं थी उन रिमेनिंग शाखाओं की बात करें तो अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। दांत का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर। मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी। रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी। फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। और उपापचय क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद कुछ गिनी चुनी शाखाएं और बचती हैं जिसमें शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन, फार्मेकोलॉजी। बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। और सजीवों का वर्गीकरण और अन्य सजीवों के साथ उसके उद्विकासीय विकास का अध्ययन, टैक्सोनॉमी। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये मेरी पहला नया वीडियो लेक्चर है जो कि आपको थ्योरी के छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर चलेगा, जिसमें हमने आज बात की है कि जीव विज्ञान का परिचय और संबंधित महत्वपूर्ण शाखाओं की। इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।